नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान। सीएम धामी ने पीएम और वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद। कहा, निसंदेह राज्य में सुविधाओं का होगा विस्तार। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का बीजेपी नेताओं और मंत्रियों पर बड़ा आरोप। कहा, भर्ती और पेपर लीक घोटालों के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ। घोटालों की सीबीआई से जांच की मांग। हल्द्वानी में पानी के टैंकरों पर टैक्स को लेकर हंगामा। टैंकर स्वामियों ने किया परिवहन कार्यालय का घेराव। आरटीओ ने दिया आश्वासन, व्यक्तिगत कारों के इस्तेमाल पर नहीं लगेगा टैक्स। उत्तराखंड में प्रदूषण कम करने को लेकर परिवहन विभाग ने कसी कमर। ग्रीन एनर्जी पर फोकस। 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो और विक्रम पर लगेगी रोक। बर्फ से लगभग जन्नत जैसा दिख रहा औली की वादियों का खूबसूरत नजारा। फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा औली। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5,004 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष धन्यवाद और आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा कि इससे निस्संदेह राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा, यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रदेश में 11 प्रमुख रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप भी दिया जाएगा। रेल सुविधाओं को लेकर किए गए प्रावधानों से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना से राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद जहां एक और भाजपा शासित राज्यों की सरकारें अपने स्तर से बजट से होने वाले फायदों के संबंध में जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, तो वहीं संगठन स्तर पर भी बजट पर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बजट आने के बाद संगठन स्तर पर बजट पर चर्चा को लेकर पूर्व प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति मंडल व बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा बजट पर चर्चा कर बजट में किए गए जनहित के प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आगे उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनमानस, पेंशन भोगी युवा वर्ग सभी के लिए कारगर साबित होगा। मोदी जी की सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख करके केंद्रीय बजट जो है इस समय संसद में रखा है। और मुझे लगता है कि युवा हों, महिला हों, कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों, ऐसे सभी को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है। इस बजट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बजट पर चर्चा कार्यक्रम 1 तारीख से प्रारंभ किया है। प्रदेश स्तर पर इसकी एक समिति, अनिल गोयल जी हमारे पूर्व प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति प्रदेश स्तर पर गठित की गई है। और सभी जिलों में भी पार्टी ने 3-3 लोगों की कमेटी गठित की है कि जो बजट संसद में रखा गया है, इस बजट पर चर्चा आम जनमानस में हो, प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसका कार्यक्रम वर्तमान समय में चल रहा है। इसकी जो अच्छाइयाँ हैं और आम जनता तक इसका जो लाभ मिलने की जो संभावना है, इस पर चर्चा वर्तमान में बजट पर चर्चा कार्यक्रम तहत चल रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है। प्रदेश भर में उनके पुतले भी दहन किए जा रहे हैं। जोशी के बयान को लेकर भाजपा ने किनारा कर लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर उनके बयान को निजी बयान बताया है,
तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे में उनके लिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इंदिरा जी हों चाहे राजीव जी हों, उन्होंने देश को कुछ दिया है। उन्होंने देश को देने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और किसी के लिए भी ऐसी भाषा कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। एक लोकतंत्र का भी तकाजा है और एक भारत की संस्कृति का भी हिस्सा है कि कोई भी जब नहीं रहता, जब जीवित नहीं होते हैं, तो उनकी विचारधारा के आधार पर तो आलोचना हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत उनके बारे में उनकी आलोचना नहीं की जाती है, कम से कम उनकी बुराई नहीं की जाती है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में जो भर्ती घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक घोटाला हुआ है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और मंत्रियों का हाथ है। ये बात इस चीज से साबित हो रही है कि राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले हुए हैं। उनके जितने भी अभियुक्त हैं, उनकी एक के बाद एक जमानत हो रही है। वहीं दिखावे के लिए रोज ये सुनने में आता है कि मुख्यमंत्री हो रहे घोटाले के कारण नाराज हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नाराजगी का किसी पर असर नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई के द्वारा इस मामले में जांच होनी चाहिए। राज्य में जो भर्ती घोटाला हुआ है, राज्य में जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सत्ताधारी दल के नेताओं का, और उसमें मंत्री भी हो सकते हैं और बड़े लोग भी हो सकते हैं, उनका हाथ है। ये बात इस बात से साबित हो रही है कि राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले के जो प्रमुख अभियुक्त हैं, उनकी जमानत हो रही है। पैरवी नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। दिखावे के लिए रोज छपता है कि मुख्यमंत्री बड़े नाराज हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नाराजगी का किसी पर असर नहीं हो रहा है। हल्द्वानी में नैनीताल जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर विस्तार से बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और इस यात्रा के संयोजक प्रकाश जोशी मौजूद रहे। बैठक में नैनीताल जिले के सभी पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्ष को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित होकर उत्तराखंड में निकाली जा रही है, जो कि नैनीताल जिले में घर घर जाकर न सिर्फ जनसंपर्क करेगी, बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जन जागरूकता फैलाई जाएगी। मेरी बातें में इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कांग्रेस ने हमेशा एकता का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है और कौमी एकता का संदेश दिया है, और इसी संदेश को लेकर अब जानना चाहते हैं बूथ स्तर तक। ब्लॉक इकाइयाँ हैं, प्रदेश कांग्रेस समिति के जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और वहाँ पर हम अपने कांग्रेस के योगदान के बारे में, कांग्रेस की भूमिका के बारे में, कांग्रेस का जो इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम का, उसके बारे में बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देश के निर्माण में, देश के विकास में क्या भूमिका रही है। यात्रा थी, जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट किया कि वो एक वैचारिक यात्रा थी, आध्यात्मिक यात्रा थी, देश को समझने की यात्रा थी। वो एक अलग संकल्प के साथ वो यात्रा थी। ये यात्रा एक राजनीतिक कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हर बूथ पर और उस बूथ के हर घर में जाकर और एक एक घर जाके जनसंपर्क करके, लोगों से मिलके, दरवाजे को खटखटा के, और जो भी उस घर में, उस घर के स्वामी हैं, उस घर के लोग हैं, उनसे बातचीत करने का एक कार्यक्रम है, उनसे संपर्क करने का। इस तपस्वी भाव से, तपस्या त्याग भावना से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का सफल संचालन करा। उनके नेतृत्व में हजारों लाखों लोगों ने उसमें सहभागिता, प्रतिभागिता करी। उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, बूथ बूथ, घर घर तक उनका संदेश, एक केंद्रीय चार्जशीट, एक प्रांतीय चार्जशीट,
और अभी मैं सुझाव देने वाला हूँ विधानसभा वार भी चार्जशीट बनाकर वहाँ पे भेजनी है। और हर घर पे जब कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुँच जाएगा, आज कठिनाई का समय है जनता के सामने, चरम सीमाएं पार कर चुकी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती माफिया इस प्रदेश पे हावी है, जोशीमठ पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है। जोशीमठ पहुंचे भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा ने जोशीमठ नगर में पहुंचकर सबसे पहले सभी वार्ड का निरीक्षण किया और साथ ही साथ पीड़ित परिवारों का हालचाल भी जाना, जिसके बाद विधायक भोपाल राम टमटा ने जहां जहां पीड़ित परिवारों के लिए प्री फैब्रिकेटेड हट निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वहां प्री फैब्रिकेटेड हट का जायजा लिया। इस दौरान विधायक भोपाल राम टमटा पशु शेल्टर निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। विधायक ने कहा कि सरकार लगातार पीड़ित परिवारों के बारे में सोच रही है और हर पल सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। जोशीमठ में ये जो आपदाग्रस्त जब से हुआ है, निरंतर उनका चिंतन और उनका प्रयास इस बात के लिए है कि हम कैसे लोगों को राहत दे सकें। और तात्कालिक रूप से उनके 2 दौरे यहाँ लगे हैं और उन दौरों के माध्यम से उन्होंने जिस आत्मीय भाव से जोशीमठ के लोगों की पीड़ा को महसूस किया है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों पर उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और जिस प्रकार से तात्कालिक राहत के कार्य उन्होंने किए हैं, इस प्रकार से जो लोग जिनके भवन रहने लायक नहीं हो गए थे, जनहानि न हो, इस प्रकार की सारी बातों को दृष्टि रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग इस बात से आश्वस्त हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के तीसरे दिन जनपद टिहरी को सिंचाई, सड़क और पंचायती राज विभाग की 13 करोड़ 12 लाख 85 हजार की 11 विकास परियोजनाओं को सौगात देने के अलावा पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त 12.46 करोड़ की धनराशि की द्वितीय छमाही किस्त का ग्राम पंचायतों के खातों में ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस दौरान उन्होंने टिहरी बांध पुनर्वास समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायकों के साथ बैठक कर उनके निराकरण हेतु मंथन भी किया। इसके साथ ही पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा निर्गत धनराशि को प्रभावित और विस्थापित परिवारों को समय पर वितरित न किए जाने पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक के दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। विश्वास नहीं होगा किशोर, जैसे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए और ये सब लोग आए, गांव के आए, मैंने उसी समय आपसे कहा था कि मैं आऊंगा और ये भी आपसे मैंने अपेक्षा की थी कि भाई इस भूख हड़ताल को आप जो आप कर रहे हैं, वहाँ हड़ताल कर रहे हैं, तो उसको आप हटा देंगे। तो मेरा कहना, आपका हमने मामला टेकअप कर लिया है और मंत्री जब सीरियस हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चले जाएंगे और आप उठ जाइए। पैसा महिलाओं को बता दीजिए, आपके मामले को लेकर हमने केंद्र सरकार से बात करनी है, मंत्री जी से बात करनी है, उसका समाधान करना है और जो भी समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी हम उसका निराकरण करते रहेंगे। जितनी भी एप्लीकेशंस मेरे पास आई मैंने की सारी फॉरवर्ड कर दी है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम 31 मार्च 2023 के बाद सड़कों से बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं आरटीओ संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले विक्रम बंद होंगे और BS6 मानक CNG इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाले विक्रम शहर में चलेंगे। कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने देहरादून शहर में जो विक्रम चल रहे हैं उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो नई गाड़ी BS6 ले आए या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए या CNG वाली गाड़ी ले आए। इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। अगर कोई विक्रम 10 साल से पुरानी है तो उसके लिए 31 मार्च 2023 का टाइम दे रखा गया है और जो नए विक्रम हैं जो 10 साल से कम आयु वाले हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2023 का टाइम नियत किया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ।
सामने लाने की। सरोकार, आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हल्द्वानी में परिवहन विभाग के कार्यालय में शहर में पानी वितरित करने वाले टैंकर स्वामियों ने उनके पानी के टैंकरों में व्यावसायिक टैक्स न लगाने की मांग की। इससे पूर्व टैंकर स्वामी प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जता चुके हैं। लिहाजा परिवहन विभाग टैंकर स्वामियों की मांग है कि बैकफुट पर नजर आ रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और व्यक्तिगत कार्यों के लिए पेयजल टैंकर के इस्तेमाल पर व्यावसायिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जबकि टैंकर स्वामी का कहना है कि लंबे समय से ही वो किसान काश्तकार परिवार से जुड़े होने के चलते पानी की उपलब्धता के लिए टैंकर से पानी लाते हैं। ऐसे में पानी के टैंकर पर व्यावसायिक टैक्स लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं। लिहाजा उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही कालाडूंगी विधायक से मुलाकात की, जिसके पश्चात अब आरटीओ द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। आरटीओ साहब ने कहा जो हम ये आदेश दिया था, जो मेरे द्वारा ही दिया गया था, लेकिन अब आप लोग आए हो तो हम इसको रद्द करते हैं और कोई भी टैंकर से, कोई भी काश्तकार से पानी के उसमें कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा, टैंकरों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसी उस पर सीपीयू से भी बात हुई, सीपीयू हमारे कप्तान साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि सीपीयू जो है कोई भी टैंकरों का कोई भी उनका चालान नहीं करेगी। गरीब परिवारों से टैंकर वाले जुड़े हुए हैं और जानवर इनके होते, काश्तकार लोग हैं सारे, और इनको क्या है कि बहुत परेशानी हो रही थी। आज अभी हम परिवहन विभाग में इस समय खड़े हैं और परिवहन विभाग ने हमको पूरा आश्वस्त किया है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। अभी इन लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि हम लोग जो है मतलब टैंकर का अपने निजी उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, हम कोई कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा यही कहा गया है कि अगर जो भी नियमानुसार नहीं चलेगा सिर्फ उसी पे कार्रवाई की जाएगी, उसके अलावा अन्यथा किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। और दूसरा, कमर्शियल में जो टैक्स लगाया गया है कोई नया नहीं है, ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में व्यवस्था है जो पुराने उससे चली आ रही है। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक विहार में छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दमू आडुंगा के शिवालिक विहार में छापा मारते हुए बिना परमिशन से खोदे जा रहे बेसमेंट में खनन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जेसीबी लगाकर बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी। मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट के काम रुकवा कर खनन विभाग के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि आवासीय नक्शा पास करके कमर्शियल काम किया जा रहा था, लिहाजा सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर छापेमार की कार्रवाई की। मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी उसमें कार्रवाई हो रही है। चूंकि बेसमेंट अगर अनुमति नहीं मिली है, ना तो खनन विभाग की अनुमति है, ना प्राधिकरण की अनुमति है, तो उस पर जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर। रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र के इमलीखेड़ा गांव निवासी प्रदीप कुमार नाम के एक व्यक्ति ने गांव के ही कुछ दबंगों पर गांव के ही गुरु रविदास मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दबंग भी उन्हीं के समाज से आते हैं। प्रदीप कुमार का आरोप है कि जब उनका परिवार मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो दबंग लोग उनके साथ गाली गलौज करते हैं और मारपीट करने का प्रयास करते हैं। प्रदीप कुमार का आरोप है कि इन दबंगों के द्वारा अक्सर उन्हें गोली मारने और घर में घुसकर मारपीट करने की धमकी भी दी जाती है। आरोप है कि पुलिस से भी दबंगों की शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी समस्या दिक्कत ये है सर, हमें रविदास मंदिर पे जैसे हम जाते हैं तो हमें कुछ गुंडे खड़े हो जाते हैं शराबी, तो हमें ना तो जाने के लिए देते सर, गाली गुप्तार बकते हैं, कहते हैं रविदास मंदिर में तुम जाएंगे तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे, पूजा पाठ करेंगे तुम, और रविदास जयंती में तुम्हारा सटर वटर फाड़ेंगे। सर हमें पुलिस ने उन्हें सूचना दी
तो कहने पुलिस ने हमें बुला, पुलिस ने कहा भाई आप मंदिर में जाएंगे कैसे? हमने कहा सर हम आप कहेंगे तो नहीं जाएंगे, आप कहेंगे बताओ सर। अब पुलिस ने भी आपको जाने के लिए पुलिस ने कहा तुम जाएंगे नहीं जाएगा, पुलिस ने कहा आप ना जाना, उसमें पूजा करना जाना लेकिन शोभा यात्रा में मत जाना। बोले पुलिस कैसे कह सकती है सर? काशीपुर आईटीआई थाने के पैगा पुलिस चौकी क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम शिवलालपुरा अमर झंडा निवासी राम सिंह अपनी पत्नी के साथ खेत से अपनी बुग्गी से चारा लेने आए थे। उन्होंने अपनी बुग्गी से पालतू बैल को अलग कर उसे खेत में चारा खाने के लिए छोड़ दिया। तभी बैल बिगड़ गया और राम सिंह पर हमला कर दिया और पटक पटक कर मार डाला। सूचना मिलते ही ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन राम सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। चारा लेने आते थे, इनकी बुग्गी खड़ी है यहाँ पे और इनका ही जानवर था वो। अब इन्हें यहाँ पे मार दिया गया। अब अकेले थे तो इन्हें मारा है। मारने के बाद में फिर जब गांव से ट्रैक्टर वैक्टर लेकर आए हैं 50-60 आदमी, 3-4 ट्रैक्टर इन्हें अड़ाए हैं उसके आगे, तब बॉडी हटाई है। पूरी आते वाते सब निकाल दी है इनकी। कौन थे वो? राम सिंह टुंडा सिंह। बहुत ही एक दुखद घटना घटी है शिवलालपुर में। जो वृद्ध व्यक्ति थे वो अपने बैल को लेकर गए हुए थे खेत में और वहाँ उसके द्वारा बहुत ही निर्मम उनकी मृत्यु हो गई है। पूरा गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग को भी सूचित करा दिया गया है। शासन प्रशासन पूरा मौके पर पहुंच गया है और जितना भी गांव में रोष था वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं और जल्द से जल्द वन विभाग को सूचित कर दिया। जल्द से जल्द वन विभाग उसको रेस्क्यू कर लेगा ताकि कोई अप्रिय घटना और किसी व्यक्ति के साथ उस गाँव में ना घटे। देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में पुलिस की तरफ से एंटी नारकोटिक टीम बनाई गई है जो लगातार पूरे प्रदेश भर में एसटीएफ के माध्यम से अभियान चलाए हुए है। एडीजी एलएनओ डॉक्टर वी मुरुगेशन की माने तो 2022-23 में 1400 मामले मादक पदार्थ बरामदगी के दर्ज हुए, जिसमें 1700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 17 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 22 करोड़ से ज्यादा बाजार में आकी गई है। एडीजी एलएनओ ने कहा कि आगे भी पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा ताकि 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके। उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर स्कूल कॉलेज में एक ड्रग्स कमेटी, एंटी ड्रग्स कमेटी बनाई है। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला के उस कमेटियों के तहत से अवेयरनेस का भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए इधर दो तरीके के हैं। एक तो बाहर से आ रही है जो स्मैक है, जो वैसे ड्रग्स है। दूसरा कुछ यहाँ हमारे इंटीरियर क्षेत्रों में भी ये भांग से रिलेटेड जो चरस वगैरह वो उसको तैयार करके बेच रहे हैं, वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये दोनों तरफ से भी चल रही है। उन दोनों के खिलाफ हमारी कार्रवाई चल रही है। ये उत्तराखंड प्रदेश को 2025 तक नशा मुक्त बनाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। उसकी अभियान के तहत काफ़ी हमारा कार्रवाई हो रही है। स्टेट लेवल पे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित हुआ है, वो एसटीएफ के तहत काम कर रही है। सितारगंज के नानकमत्ता और खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोहिया हेड पावर हाउस कॉलोनी के पास नगरा तहाई मार्ग पर अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हेलीपैड हेतु थोड़ी बहुत मिट्टी की आवश्यकता थी, जिसके नाम पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और आवासीय मकानों के फाउंडेशन भरे जा रहे हैं। उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि हमारी तरफ से किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गई। एसडीएम को सूचना के पश्चात भी एसडीएम द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया। दिन दहाड़े अवैध रूप से लगातार खनन चल रहा है। इसमें छापेमारी भी कर रहे हैं और जैसे भी इनके पकड़ा इनके अनुसार इनके ऊपर जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में तहसील स्तर से कोई भी इनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई। काशीपुर में एक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां ज्ञात वाहन ने एनएच पर टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक उदयवीर सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का निवासी था, जो पिछले 8 वर्षों से काशीपुर में स्थित नैनी पेपर मिल में लैब में असिस्टेंट केमिस्ट के पद पर कार्यरत था। उदयवीर सिंह जसपुर में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार की 13वीं संस्कार में सम्मिलित होकर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो नेशनल हाईवे पर पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उदयवीर सिंह को घायल अवस्था में काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उदयवीर की मौत हो चुकी थी। उदयवीर की मौत की खबर सुनते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। जब वो यहाँ पे पेशेंट को लाया गया था, आरटीए का पेशेंट था वो, और अननोन के तौर पे आया था। अभी उसके परिजन आए हुए हैं, उससे पता चलता है कि उसके उदयवीर नाम से उदयवीर सिंह 35 ईयर ओल्ड एक मेल पेशेंट है और ये निर्मलपुर ठाकुर द्वारा का रहने वाला है और एक्सीडेंट में इसको हेड इंजरी हुई है।
हेड इंजरी से लगता है कि ईयर ब्लीड और नेजल ब्लीड था उसको, पेशेंट को, और उसी वक्त वो मौके पे ही उसे लाते हुए मौत हो गई थी। यहाँ पे वो ब्रॉड डेड ही आया था। ओली बर्फ से लकदक होने के बाद अपनी खूबसूरती के साथ इस समय सज चुका है। स्कीइंग के लिए मशहूर उत्तराखंड के औली में नजारा कुछ अलग ही है। बर्फ की चादर से ढका औली देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। हालांकि उत्तराखंड में जोशीमठ की घटना के बाद लोगों में थोड़ा सा डर जरूर था, लेकिन औली एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। हालांकि जोशीमठ के स्थानीय लोगों में दरारों का दर्द जरूर है, लेकिन पर्यटकों का जोश कम नहीं हो रहा। दूर दराज से पर्यटक ओली में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। पहले इसी रोपवे से भी आए हम आगे, और भैया के साथ ट्रैकिंग गए थे ऊपर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी लोग डर भी रहे हैं जोशीमठ में उसकी वजह से। तो रोड अलग से जाती है, आप लोग आओ, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ में इंटर करने के लिए। औली में बहुत 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 अच्छा व्यू है एंड नेचर बहुत बहुत अच्छी है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है जो भी कि यहाँ ज़मीन खराब हो रही है एंड ऑल दैट। ओके, और हम लोग राजस्थान जयपुर से आए और हमारे साथ पूरा ग्रुप है और हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी जैसे कि अभी बताया जा रहा था जोशीमठ में ज़मीन धंस रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एंजॉय करने का माहौल है। बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आइए, एंजॉय कीजिए, फुल मजा है यहाँ पे। हमने मन बनाया और हम आए और हमने देखा इतना अच्छा नेचर, हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप सब भी आइए, डरने की कोई बात नहीं है और सब कुछ सेफ है और हम इतने अच्छे तरीके से यहाँ एंजॉय करके जा रहे हैं। आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए इस नज़ारे को। और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। बर्फ़बारी बहुत थी यहाँ, और हमारे गाइडेंस जो थे संजय, उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ से यहाँ तक क्या अलकनंदा पीछे दिख रही है। वहाँ पे जैसे देवभूमि की सबसे ऊंची वो है चोटी, उसको दिखाया, और चारों तरफ बर्फ़ है। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमें एडवेंचर करने को मिला। देखा कि जोशीमठ में कुछ इश्यूज आए थे, बट उसके बाद भी हमने मतलब यहाँ पर अपना विजिट का प्लान किया। काफ़ी अच्छा हमारा मतलब यहाँ पर हमारा व्यू रहा और हमें भी काफ़ी इंजॉय करके आए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली में, जिस औली का दीदार करने के लिए यहाँ पर पर्यटक हर दिन पहुँचते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त औली पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। चारों तरफ बस दिखाई दे रहे हैं तो पर्यटक ही पर्यटक। और बड़ी बात तो यह भी है कि औली में इस वक्त आधा फीट से अधिक बर्फ जमी हुई देखी जा सकती है। सामने की तस्वीरें मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं। सामने की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, देख सकते हैं औली की, जहां पर ऊपरी साइड में देख सकते हैं 1 फीट से अधिक बर्फ देखी जा सकती है। देख सकते हैं ताजी तस्वीरें हैं, ये ऊपर देख सकते हैं किस तरह से पर्यटक बर्फ के साथ खेलते हुए यहाँ पर साफ देखे जा रहे हैं। अगर सामने देख सकते हैं, यहाँ से पूरी पहाड़ियाँ देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ियाँ इस वक्त बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण औली इस वक्त बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, औली। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।